सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम 15 मई का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं, जिसमें भारत के अभी लेटेस्ट 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम BR गवई है। इन्होंने अभी कल शपथ ली है। यूनेस्को की जल विरासत संग्रहालय में भारत की तीसरी साइट ऐड हुई है। तत्सराप जू संरक्षण रिजर्व जो भारत में है, इसका उद्घाटन हुआ और ये लार्जेस्ट होने वाला है, सबसे बड़ा। केंद्र सरकार ने आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है 23 सितंबर को। अब 2025 से 23 सितंबर को मनाया जाएगा। यूपीएससी के नए चेयरमैन प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम है अजय कुमार। अंडमान सागर में चक्रवात शक्ति आने की संभावना है, जिसका नामकरण किया है श्रीलंका ने। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत के 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ली? ठीक है, देखो, सुप्रीम कोर्ट जानते हो। सुप्रीम कोर्ट, अच्छा, किस भाग में है कॉन्स्टिट्यूशन के? तो भाग लिखो, भाग है आपका 5वां भाग है, ठीक है। आर्टिकल कौन से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 से 147 तक आपको ध्यान रखना है। ये पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। अब आर्टिकल 124 क्या कहता है? आर्टिकल 1241, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या कहा गया? इसके द्वारा कहा जाता है कि राष्ट्रपति, मतलब पहले ये लिखो, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, प्लस 33 अदर जजेस होंगे, 33 अन्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। तो ये तो आपको सुप्रीम कोर्ट कहता है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना है 124(1) में। बट 124(2) क्या कहता है? एक आर्टिकल नंबर 124(2) ये कहता है कि भैया राष्ट्रपति जो है ना हमारी, वो आपकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं भारत के, उनका नियुक्ति करेंगी। तो CJI की नियुक्ति होगी। CJI की नियुक्ति होने वाली है किसके द्वारा भैया? कौन नियुक्त कराएंगे? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट साहब हमारी, ठीक है। तो प्रेसिडेंट नियुक्त करने वाली है CJI को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। अब ये नियुक्ति कैसे होगी? देखो, तो नियुक्ति कैसे होगी, ये नियुक्त कैसे होने वाली, तो मैं आपको बताता हूँ। इसका थोड़ा सा प्रोसीजर देख लीजिए आप लोग। जो हमारे कानून मंत्री होंगे वो सलाह करेंगे जो एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। किनसे? एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो अभी कौन थे? संजीव खन्ना जी। इनसे सलाह करेंगे, सिफारिश लेंगे, और सिफारिश लेके ये किसको बताने वाले हैं? PM को बताएंगे। PM देन सुझाव लेके, मतलब आपस में डिस्कस करके, प्रेसिडेंट को बताएगा कि इसको नियुक्त कर दो, ठीक है। तो प्रेसिडेंट फिर उसको नियुक्त कर देती हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये होता है टोटल। और क्या क्राइटेरिया क्या होता है? एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो पुराने रह चुके होते हैं उनसे परामर्श किया जाता है, और जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उनको नियुक्त किया जाता है मोस्टली, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इतना ये होता है। अब चलो इनकी टर्म, अच्छा पहले नाम तो आपने देखा ही नहीं, टर्म देख लो पहले, फिर नाम तो बताता हूँ। टर्म देखो, टर्म कितना होती है? 65 ईयर, 65 साल की उम्र तक, ठीक है। 65 साल की उम्र तक ये आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह सकते हो। तो अभी कौन बने हैं? CJI 52वें नंबर के CJI कौन बने हैं? तो BR गवई। इनका पूरा नाम लिखता हूं मैं, भूषण राम कृष्णन, ठीक है। तो भूषण राम कृष्णन गवई। तो भूषण राम कृष्णन गवई ये कहाँ के हैं? इनका ये पैतृक निवास है अमरावती। अब अमरावती आप आंध्र प्रदेश वाला मत समझिएगा, तो अमरावती ये महाराष्ट्र में भी है एक, तो वहीं से ये निवासी हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। अभी हाल ही में 14 मई को इनको शपथ दिलाई है प्रेसिडेंट ने। अच्छा, प्रेसिडेंट जब शपथ लेता वो किसके सामने लेता? तो प्रेसिडेंट को शपथ दिलाने वाले कौन है बताओ? ये तुम लोग बताओ। प्रेसिडेंट को शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं, और CJI को शपथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं। ये आपस में एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखो, ये जो है बने हैं ना हमारे, तो ये भूषण रामकृष्णन गवई जी सेकंड दलित CJI हैं, तो दूसरे दलित बनने वाले हैं, और पहले बुद्धिस्ट हैं। ये फर्स्ट बुद्धिस्ट हैं जो CJI बनने जा रहे हैं, ठीक है। बुद्ध धर्म को मानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, ये भी इतना ये डाटा मिल रहा है, इस वजह से मैंने बता दिया। इनका कार्यकाल कब तक होने वाला है? 6 माह तक होने वाला है। 23 नवंबर 2025 को ये रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। 23 नवंबर 2025 तक कार्यकाल होगा, मतलब लगभग 6 माह। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखना है इनके बारे में। चलिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है, BR गवई। संजीव खन्ना तो एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए। ज्ञानेश कुमार CEC हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अजय कुमार, अभी इनका क्वेश्चन भी आ गई, ये UPSC के अभी चेयरमैन बनाए गए हैं, तो इनका क्वेश्चन भी कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, तो ये देखो, BR गवई स्वर्ण इन एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये द हिंदू की रिपोर्ट है, द हिंदू। तो ये शपथ लेते हुए फोटोज मैंने आपके लिए प्रस्तुत की है।
आज ही तो उन्होंने कहाँ शपथ, राष्ट्रपति भवन में शपथ ली है, ठीक है, न्यू दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट द्वारा शपथ दिलाई गई है, तो ये आपको पता ही है। चलो, आरबीआई के गवर्नर कौन है? अभी हमारे आरबीआई के लेटेस्ट गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा जी, ठीक है। तो संजय मल्होत्रा, तो संजय मल्होत्रा जी हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं। इसरो के हेड कौन है? बी नारायणन, तो बी नारायणन साहब इसरो के हमारे हेड हैं। सेबी के हेड कौन है? सेबी के हेड है तुहिन कांता पांडे जी, ठीक है, तुहिन कांता पांडे जी। कैग कौन है हमें? के संजय मूर्ति हमारे कैग हैं फिलहाल, ठीक है, के संजय मूर्ति, ओके। और सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन अभी मैंने बताया ज्ञानेश कुमार, ठीक है, तो ज्ञानेश कुमार जी का नाम आपको याद रखना है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में यूनेस्को जल विरासत संग्रहालय के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का तीसरा संग्रहालय कौन है? अब देखो, यूनेस्को के बारे में बात करनी है, तो यूनेस्को अपने आप में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी किसके बारे में बात करेंगे? जल विरासत, तो जल विरासत का इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, ठीक है, तो इंटरनेशनल नेटवर्क के बारे में बात करनी है, ठीक है। इसमें भी भारत की तीसरी साइट ऐड हुई है, तो भारत का कौन से नंबर का? भारत का 3rd संग्रहालय, ठीक है, 3rd संग्रहालय शामिल हुआ है अभी हाल ही में, इस वजह से ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। 3rd संग्रहालय शामिल हो गया है। कौन सा शामिल हुआ है? पहले 2 कौन है? तो इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं। तो तीसरा संग्रहालय कौन है? कोझिकोड जल विरासत, ये नाम लिख लो, कोझिकोड। तो कोझिकोड है कहाँ? तो कोझिकोड जल विरासत का नाम आप ध्यान रखिए, जल विरासत। तो कोझिकोड जल विरासत संग्रहालय ये तीसरे नंबर का है जो इसमें हमारा शामिल हो चुका है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको अच्छा, पहले 2 कौन से? पहले 2 की भी नाम लिख लो आप लोग, उनके नाम भी आपको पता नहीं होंगे, मुझे पता है। तो पहला कहाँ है? पहला है आपका उदयपुर राजस्थान, तो उदयपुर राजस्थान में। दूसरा कहाँ है? दूसरा आपका लिविंग वाटर्स म्यूजियम पुणे, ठीक है, तो लिविंग वाटर्स म्यूजियम, तो लिविंग वाटर्स म्यूजियम पुणे, ठीक है, तो म्यूजियम पुणे, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों पहले हो गए, और तीसरा कौन सा हो गया? तीसरा हो गया कोझिकोड जल विरासत संग्रहालय। तो कोझिकोड के बारे में और क्या हम जानते हैं? तो कोझिकोड के बारे में और ये यूनेस्को में शामिल हुआ साहित्यिक शहर भी है, तो साहित्य का शहर भी है। संगीत का शहर कौन सा है ये बता दो। और ये आई अनुकूलन शहर भी घोषित किया गया है यूनेस्को द्वारा। आई अनुकूलन मतलब बूढ़े लोगों के लिए उपयुक्त है, आई अनुकूलन शहर, ठीक है, तो आई अनुकूलन शहर भी इसको घोषित किया गया, ये भी आपको पता है। और भारतीय मसाला अनुसंधान भी यहीं पर है, भारतीय मसाला अनुसंधान, ठीक है, तो भारतीय मसाला अनुसंधान भी यहीं पर स्थित है। तो ये सब भी आपको कोझिकोड के लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, कितनी बातें आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, कोझिकोड, ठीक है। कोझिकोड आपका केरल में है, ये तो आपको लिखा ही नहीं, ठीक है, तो केरल में स्थित है। यूनेस्को मेमोरी रजिस्टर, अभी यूनेस्को मेमोरी रजिस्टर में क्या चीज़ शामिल हुआ है? भारत से 2 रजिस्टर शामिल हुए हैं। कौन कौन से? 2 कौन से? एक तो हो गया भगवत गीता, और दूसरा कौन सा? 5वां वेद के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका नाम है नाट्यशास्त्र, ठीक है, तो नाट्यशास्त्र। तो ये 2 शामिल हुए हैं अरे क्या लिख दिया मैंने, तो नाट्यशास्त्र, ये दोनों शामिल हुए हैं यूनेस्को मेमोरी रजिस्टर में। यूनेस्को अमूर्त धरोहर में लेटेस्ट साइट कौन सी है? तो लेटेस्ट क्या है? लेटेस्ट शामिल होना 15वें नंबर का कौन है? गरबा, तो गरबा शामिल हुआ है इसमें। यूनेस्को विश्व धरोहर में लेटेस्ट कौन सी साइट है? तो देखो 43 नंबर की साइट कौन सी? मोइदम, तो मोइदम जो अहोम साम्राज्य की है, कहाँ? असम में, ठीक है। यूनेस्को के संगीत का शहर किसे कहते हैं? संगीत का शहर ग्वालियर को, ठीक है, तो संगीत का शहर लिख लीजिए ग्वालियर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखने हैं, ओके। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में चर्चा में रहा भारत का सबसे बड़ा 1585 वर्ग किलोमीटर में फैला तोसराप चू संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है? देखो, अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है ये, तो इसको आप पढ़ ही लीजिए, तोसराप चू, ठीक है, तो ये आपका संरक्षण रिजर्व है, कंजर्वेशन रिजर्व है। तो ये आपको पहले है कहाँ? ये आपका हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ? स्पीति घाटी में, ठीक है, तो स्पीति घाटी, तो हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में आपको इसका लोकेशन याद रखना है, ओके। ये क्या है? भारत का लार्जेस्ट है, ठीक है, तो भारत का लार्जेस्ट कंजर्वेशन सेंटर होने वाला, कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, तो कंजर्वेशन, तो ये आपको लिखना, ये आपको ध्यान रखना, कंजर्वेशन रिजर्व होने वाला है तोसराप चू, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी में स्थित है। कितने एरिया में बनने वाला है?
1585, तो 1585 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर एरिया में बनने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैक्सिमम संख्या किसकी पाई गई, तो मैक्सिमम संख्या पाई गई स्नो लियोपॉर्ड की, ठीक है। तो स्नो लियोपॉर्ड की यहाँ मैक्सिमम संख्या पाई गई। अच्छा, स्नो लियोपॉर्ड अभी इनकी जनसंख्या काउंट की गई थी, तो ये मैक्सिमम कहाँ है, तो ये मैक्सिमम है लद्दाख में। लद्दाख में भी कहाँ, हेमिस नेशनल पार्क है ना। तो हेमिस नेशनल पार्क ये क्या है, ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया में। तो लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। अच्छा, लार्जेस्ट ये हो गया, तो स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन है भारत में, बताओ। ये है आपका अंडमान एंड निकोबार में है, क्या नाम है उसका, उसका नाम है, क्या नाम है बताओ, किसी को नाम पता है उसका। स्मॉलेस्ट अंडमान निकोबार में साउथ बटन नेशनल पार्क है ना, तो साउथ बटन, ठीक है। अरे यार लिखते नहीं बन रहा, तो चलो समझ जाना, साउथ बटन, मैं फिर से लिख देता हूँ। तो साउथ बटन नेशनल पार्क भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, और सबसे बड़ा कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये दोनों नेशनल पार्क भी आपको साथ में ध्यान रखना है। अच्छा, इसका निर्माण हम क्यों कर रहे हैं, इसका निर्माण हम ना संरक्षण, स्नो लियोपॉर्ड का संरक्षण के, स्नो लियोपॉर्ड के लिए हम लोगों ने इसका कर रहे हैं निर्माण, ठीक है। तो इसका में प्राइमरी गोल यही होने वाला है, स्नो लियोपॉर्ड का संरक्षण, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ओके। चलो, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया आपका। आ जाओ, तो अब हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अच्छा चलो, तो ये देखो, ये इसकी लोकेशन हो तसराप लांगशू, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी में इसका निर्माण होने जा रहा है। अब नवीनतम टाइगर रिजर्व के बारे में बताओ, नवीनतम टाइगर रिजर्व, नवीनतम छोड़ो तुम, तीनों बताओ, लेटेस्ट तीन जो हैं, ठीक है। 56 नंबर का बताओ, 56, 57 एंड 58, ये तीनों टाइगर रिजर्व के नाम बताओ। अच्छा चलो, नाम बताता हूँ, ये बताना स्टेट बताना तुम लोग। एक गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व हो गया, तो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व ये कहाँ स्थित है, और 57 नंबर का कौन सा, रातापानी टाइगर रिजर्व, तो रातापानी टाइगर रिजर्व ये कहाँ है, ये भी बताओ आप लोग। और लेटेस्ट कौन सा है, माधव टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो माधव टाइगर रिजर्व ये भी कहाँ है, तो गुरु घासीदास कहाँ है, ये आपका छत्तीसगढ़ में है। रातापानी कहाँ है, रातापानी आपका कहाँ है, रातापानी आपका मध्य प्रदेश में, ओके। माधव टाइगर रिजर्व भी कहाँ, माधव टाइगर रिजर्व भी आपका मध्य प्रदेश में, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। और नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है आपका सिमलीपाल, अभी लेटेस्ट में इसको नेशनल पार्क का सिंबल मिला, सिमलीपाल नेशनल पार्क है। ये है कहाँ, सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये आपका उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व कितना है, अच्छा भारत में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने भारत में, टोटल भारत में 18 हैं, बट यूनेस्को में भारत में 18 में से 12 यूनेस्को में ऐड हैं, ठीक है। और पहला कौन सा है, फर्स्ट लिख लो, फर्स्ट नीलगिरी, तो फर्स्ट नीलगिरी टाइगर रिजर्व है, सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ओके, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुर्वेद दिवस कब मनाने की घोषणा की है। देखो, आयुर्वेद डे, अच्छा पहले मनाया जाता था क्या, ये आयुर्वेद डे पहले कब मनाया जाता था, पहले भी मनाया जाता था, पहले मनाते थे हम इसको, लिखो देखो। तो पहले आप धनतेरस, पता है किसी को, धनतेरस जो दिवाली के पहले आता है, धनतेरस जिस दिन आप कुछ ना कुछ खरीदते रहते हो, पैसे खर्च करते रहते हो। धनतेरस कार्तिक महीने में एक फेस्टिवल है, मान लो कार्तिक माह में एक फेस्टिवल है, ठीक है। तो इसी दिन धनतेरस के दिन ये हम इसको सेलिब्रेट करते थे। तो धन्वंतरी जो चिकित्सक हुए हैं उनके जन्मदिन के अवसर पर, ठीक है। तो धन्वंतरी चिकित्सक के जन्मदिन के अवसर पर हम इसको सेलिब्रेट करते थे, ठीक है। चिकित्सक जो थे उनके जन्म के अवसर पर हम इसको सेलिब्रेट करते थे। तो अब क्या किया है, आयुष मंत्रालय ने कहा है, यार इसकी ऐसी कोई फिक्स डेट नहीं है, कभी भी आता है कभी भी चला जाता है। तो आयुष मंत्रालय ने क्या किया है, तो आयुष मंत्रालय ने कहा है कि अब हम इसकी एक फिक्स डेट बनाएंगे, ठीक है। तो आयुष मंत्रालय ने कहा है अब हम इसको हर साल 23 सितंबर को आयोजन करेंगे, 23 सितंबर 2025 से इसकी शुरुआत होने वाली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसी दिन क्यों भैया, वाई ऑन 23 सितंबर, ये बताओ। अब ये इस क्वेश्चन का आंसर दो तुम लोग, ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा भी है। चलो आ जाओ, थोड़ा कुछ देखते हैं। तो ये मान लो आपकी क्या है, ज़्यादा अंडा बन गया क्या, चलो अरे ठीक है यार, तुम लोग समझ जाते हो वैसे। चलो, तो ये मान लो आपकी अर्थ है, ठीक है। तो ये बहुत गोला बन, चलो मान लो अर्थ है ये आपकी, ठीक है। इसमें 4 डेट आपको याद रखनी है। 4 डेट कौन सी, एक 23 सितंबर, ठीक है, 23 सितंबर की याद रखिएगा, और 21 मार्च, 23 सितंबर 21 मार्च, और बाकी दो
बाकी दो कौन सी हैं? बाकी दो हैं आपकी, एक 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर, और दूसरी 21 जून। ठीक है, तो ये चारों डेट आपको पता है, किसी न किसी कारण से मैंने लिखी है, सब पता होगा आपको। तो देखो पहले 23 सितंबर और 21 मार्च का करते हैं। ठीक है, इन दोनों डेट्स का क्या सीन है? इन दोनों डेट्स का सीन है ये है कि इस दिन हम विषु होता है। विषु मतलब क्या होता है? इक्विनॉक्स। ठीक है, तो इक्विनॉक्स मतलब इस दिन हमारे डे या नाइट सेम रहेंगे, डे इक्वल टू नाइट। ठीक है, टाइम जो होगा दिन रात बराबर होने वाले हैं, क्योंकि इस दिन जो सूरज होता है हमारा, सूर्य होता है भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ता है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ता है, तो ये तो पता हो गया आपको। ठीक है, शरद विषु होता है 23 सितंबर को शरद विषु, शरद वाला, और 21 मार्च को ग्रीष्म वाला। ठीक है, तो ये आपको ये तो ध्यान ही है। तो विषु होता है डे नाइट होता है, भूमध्य रेखा पर सूरज लंबवत होता है, इसलिए 23 सितंबर और 21 मार्च को विषु के रूप में जानते हैं, और इस दिन दिन रात बराबर होते हैं, ये पता है आपको। 22 दिसंबर को, पहले 21 जून लिखो। 21 जून को क्या होता है? तो 21 जून को लिखो। तो इस दिन कर्क रेखा पर सूर्य हो जाता, कर्क रेखा पर सूरज होता है हमारा, कर्क रेखा पर सन होता है। ठीक है, तो कर्क रेखा पर सन होता है, ये तो आपको पता चल ही गया। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है इस दिन। कब होता है? 21 जून को सबसे बड़ा दिन। ठीक है, सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। तो ये आपको, इसी दिन हम योगा डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, योगा डे। अच्छा, योगा डे की थीम बता दो। मैंने इतनी बार कराई, 2015 से इसकी शुरुआत हुई, 2025 के लिए योगा डे की थीम क्या है वो कमेंट करके बताओ आप लोग। ठीक है, और 22 दिसंबर को क्या होता है? 22 दिसंबर को क्या होता है? इस दिन सूरज मकर रेखा पर होता है। तो मकर रेखा पर होता है सूरज, इस दिन नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ी रात होती है। मतलब जो सोने वाले हैं ना, 22 दिसंबर उनकी फेवरेट रात है, तो सबसे बड़ी रात। ओके, 22 दिसंबर को होती है सबसे बड़ी रात। ठीक है, ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये बस इतनी कुछ बातें आपको बता दी मैंने। तो देखो 21 मार्च वाला दिन हमारा फिक्स था, तो हमने 23 सितंबर को ये दिन मनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो इस दिन क्या होता है? शरद विषु होता है। तो शरद विषु होता है, इसलिए हम इस दिन सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये आपको इतना ही बस जानना था आपको। अच्छा, आयुष का फुल फॉर्म लिख लो अब यहीं पर थोड़ा। आयुष का फुल फॉर्म लिख लो। आयुष मंत्रालय का जो ए से हो गया आयुर्वेद, ए से क्या हो गया? आयुर्वेद हो गया। वाई से क्या हो गया? वाई से हो गया योग हो गया। यू से हो गया यूनानी, तो यू से यूनानी हो गया। यस से क्या हो गया? यस से हो गया सिद्ध, तो यूनानी सिद्ध। और एच से क्या हो गया? होम्योपैथी। ठीक है, तो होम्योपैथी ये इसका फुल फॉर्म होता है, कई बार ये भी आपको पूछ लेता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आयुर्वेद का मतलब क्या? आयुर्वेद का मतलब होता है जीवन का विज्ञान। तो जीवन का विज्ञान होता है आयुर्वेद का मतलब। तो अब आयुर्वेद पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि पढ़ाने लग गया तो पूरी क्लास लग जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? 23 सितंबर इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो नेशनल आयुर्वेद डे अब 23 सितंबर को हर साल मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किसे यूपीएससी का चेयरमैन घोषित किया है? अब ये बताओ भाई। तो यूपीएससी के बारे में पता है? इसका क्या फुल फॉर्म होता है? संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग। ओके, संघ लोक सेवा आयोग इसका फुल फॉर्म हो गया। यूपीएससी एसपीएससी हो गया, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म हो गया। तो किसमें ये वर्णन है? अच्छा चलो पहले सब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लिखो। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से भाग में इनका उल्लेख है? भाग कौन सा? भाग 14। तो भाग 14 में देखो 2 चैप्टर हैं। तो चैप्टर 1 में क्या है? चैप्टर 1 में आपकी सर्विसेज के बारे में, सेवाओं के बारे में सर्विसेज है। और चैप्टर 2 जो आपका काम का है, चैप्टर 2 में आपका पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब लोक सेवा आयोग के बारे में। कौन से आर्टिकल से कहाँ तक? तो आर्टिकल 315 से 323 तक, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपका स्टैटिक पार्ट है, बट याद रखना है आपको। तो संघ लोक सेवा हो गया, इसकी स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी? ली आयोग की सिफारिश पर हुई थी। कब हुई थी ली आयोग की सिफारिश पर? तो पीएससी लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी 1926 में। ठीक है, तो ये ध्यान है आपका। इसका पहले हेड कौन थे? इसके फर्स्ट हेड कौन थे? फर्स्ट हेड थे आपके रोश बर्कर। तो रोश बर्कर जी इसके पहले हेड थे यूपीएससी के। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, रोश बर्कर। ठीक है, ये बात इतनी पता हो गई। अब अनुच्छेद किस आर्टिकल के तहत इनकी नियुक्ति होती है? आर्टिकल 316। तो 316(1) के तहत किसने नियुक्त की है? तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्त करती हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करती हैं। किसकी? यूपीएससी अध्यक्ष या सदस्य किसकी नियुक्त करती हैं? यूपीएससी। तो यूपीएससी अध्यक्ष हो गया या इसके सदस्य हो गए, आयोग के सदस्य, सबकी नियुक्ति करती हैं राष्ट्रपति महोदया
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इनकी नियुक्ति हो, आर्टिकल याद, आप आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल मत भूलिएगा, ये पूछे जाते हैं फिर मत कहिएगा। तो अभी हाल ही में चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? चेयरमैन या हेड किसे नियुक्त किया गया? अजय कुमार जी को। ठीक है, तो अजय कुमार जी का नाम याद रखिएगा, अजय कुमार, जो पूर्व रक्षा सचिव थे ये। ठीक है, तो पूर्व रक्षा सचिव थे, इनको अब यूपीएससी का चेयरमैन बना दिया गया। किसको रिप्लेस किया है इन्होंने? प्रीति सूदन जी को रिप्लेस किया। ठीक है, रिप्लेस किसको किया है लिख लो, रिप्लेस करने वाले हैं प्रीति सूदन को। प्रीति सूदन एक्स यूपीएससी हेड थी। ठीक है, तो इनको इन्होंने रिप्लेस किया है। कार्यकाल कितना होता है, टर्म कितनी होती है इनकी? टर्म होती है देखो, या तो 6 साल होती है, 6 साल या 65 साल। ठीक है, तो जो भी इनकी पूर्ण हो जाए, मतलब पहले अगर ये 65 साल के हो गए तो पहले रिटायर हो जाएंगे, या 6 साल पहले हो गए तो वो पहले रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपको पता है। चलो, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ओके, अच्छा कुछ और आर्टिकल हैं इसी से रिलेटेड, यहाँ पर यहीं पर लिख देते हैं। 315 में क्या है आर्टिकल 315, यही तो आप सुनते हो। तो इसमें लिखा गया है पीएससी लोक सेवा आयोग का गठन होगा। ठीक है, तो 315 में गठन हो गया। 16 में इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ये तो आपको देख ली। 17 में क्या है, 17 में सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया है, सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, सदस्यों को हटाना। और क्या, और कौन सा, 320 लिखो। 320 में इनके कार्य हैं, आर्टिकल 320 में इनके कार्य हैं। 322 लिखो। 322 में इनके क्या है, व्यय, कितने खर्चा करते हैं। और 323 में क्या है, 323 में ये रिपोर्ट है इनकी। ठीक है, लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहता हूँ। कनाडा आप समझते हो? कनाडा बिल्कुल समझते हो। कनाडा के अभी नए पीएम बने थे मार्क कोनी, है ना। पीएम यहाँ के बने थे मार्क कोनी, ये तो आपको पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं ये सब। अभी यहाँ के जो विदेश मंत्री हैं, ठीक है, तो विदेश मंत्री ने एक, मतलब क्या ही कहूँ, मतलब इन्होंने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। इनका नाम है अनीता आनंदी। ठीक है, अनीता आनंदी। ठीक है, तो अनीता आनंदी जी हैं, इन्होंने गीता पर सब हाथ रख के शपथ ली है, इस वजह से मैं आपको अरे यार फिर से लिख लो, तो अनीता आनंदी। ओके, तो इन्होंने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है, इस वजह से मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया है। ये भी ध्यान रखिएगा, कनाडा की पीएम मार्कोनी और विदेश मंत्री अनीता आनंदी। ओके, चलिए, हाल ही में भारत के कौन से गिफ्ट सिटी में, शाखा में, भारत के गिफ्ट सिटी गुजरात में खोलने वाले पहला मिडिल ईस्ट का राष्ट्रीय बैंक कौन सा होने वाला है? तो कौन सा बैंक खोलने वाला है? कतर नेशनल बैंक इसमें खुलने वाला है। ठीक है, कतर नेशनल बैंक। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है, कतर नेशनल बैंक। तो ये कहाँ गिफ्ट सिटी में खुलने वाला है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 से ये चल रहा है। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? ये हुआ है यूपी के नोएडा में। तो यूपी के नोएडा में हुआ है, और कहाँ हुआ है? और हुआ है कर्नाटक के बेंगलोर में। ठीक है, तो ये आपको दोनों शहर याद रखने हैं। और किस कंपनी द्वारा इनका निर्माण होगा वाला? रेने रॉश इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो ये लिख लो, तो इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, इस कंपनी द्वारा इनका निर्माण होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अंडमान सागर पर अनुमानित चक्रवात शक्ति का नाम किसने सुझाया है? देखो, अभी चक्रवात शक्ति आने वाला है, तो चक्रवात शक्ति का फॉर्मेशन कहाँ स्टार्ट हो गया? इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। कहाँ होगा? देखो, अरब सागर में पहले लिखो। तो ये तो अरब सागर में नहीं यार, ये कैसे अरब सागर कैसे लिख रहे हैं? अंडमान सागर। ठीक है, तो अंडमान सागर, वही तो कहूँ यार। ठीक है, तो अंडमान सागर लिख लो। तो अंडमान सागर में इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो अंडमान सागर में इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। तो ये लगभग 23 मई के आसपास ये किससे टकराने वाला है? तो ये टकराने वाला है अंडमान एंड निकोबार से। ठीक है, तो और ये अंडमान एंड निकोबार को हिट करेगा 23 मई के आसपास। देन फिर ये कहाँ तक जाएगा? देन फिर वेस्ट बंगाल को हिट करेगा, देन उड़ीसा को हिट करेगा, और काफ़ी मात्रा में बारिश होने वाली है। ठीक है, तो ये ध्यान देना। इसकी घोषणा किसने की है? घोषणा करने वाला कौन होगा? IMD हो गया है, भारतीय मौसम विज्ञान। IMD ने इसकी घोषणा की है, लिख लो भारतीय मौसम विज्ञान। यार ये सब तो अब तुम्हें पता हो, मुझे लिखने की जरूरत नहीं होनी पड़ी, भारतीय मौसम विज्ञान लिख रहा हूँ, है ना। तो IMD से समझ जाओ करो यार। चलो कोई बात ना, मौसम विभाग
भारतीय मौसम विभाग द्वारा इसकी घोषणा की गई है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में। 150 साल पूरे हो गए, ठीक है। इसकी याद, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, तो अब इसका देखो, इसका लो प्रेशर चक्रवात के लिए जरूरी क्या चीज़ें होती? चक्रवात के लिए जरूरी होती लो प्रेशर सिस्टम और उसके चारों तरफ हाई प्रेशर सिस्टम, ठीक है। तो हाई प्रेशर सिस्टम, ये एरो गलत लगा रहा हूँ, मुझे दिक्कत करेंगे एरो, ठीक है। तो ये देखो हाई प्रेशर होता है आपको, और आपको ये पता है कि हवा कैसे चलती है। हवा चलती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और कोरियोलिस इफेक्ट के कारण ये अपनी डायरेक्शन ऐसे मुड़ जाती है। हवा तो ऐसे सीधे चलनी चाहिए, बट कोरियोलिस इफेक्ट के कारण ये ऐसे घूम जाती हैं, ठीक है। और घूम घूम के बीच में आई का सेंटर बन जाता है और ये बहुत ही बारिश करती हैं, जहाँ पे टकराते फिर ऐसे सर्किल 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 से खूब तेज से घूमता है, ये देखो। और ये जो ये होती है ना, इसको हम आई कहते हैं, आई ऑफ साइक्लोन, ठीक है। तो ये आपको पता है। तो इसका नामकरण अभी किसने किया? श्रीलंका ने इसका नामकरण किया, तो ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। नामकरण श्रीलंका ने किया है। अच्छा, कुछ पहले हैं, एक दाना साइक्लोन आया था, चक्रवात था, डायना था और फेंगल था। इन दोनों के नामकरण किसने किए थे? दाना और फेंगल के। दाना का नामकरण करने वाला था कतर और फेंगल का नामकरण करने वाला था सऊदी अरेबिया, है ना। तो सऊदी अरब, तो ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, हाल ही में वर्ष 2045 तक अपनी संपत्ति का 99% दान करने का संकल्प किसने लिया है? ही डाइड रिच वुड नॉट बी माई लिगेसी, मतलब वह अमीर मर गया, ये मेरा काम ही नहीं है, मुझे इससे मतलब ही नहीं। तो ये अपना 99% 2045 तक दान करने वाले हैं। कौन? इनका नाम है बिल गेट्स। ऐसे ही शख्स होने चाहिए यार, मतलब क्या ही करेंगे, किस लिए दान करेंगे? गरीबी को हटाने के लिए, और एक तो ऐसी बीमारियों के इलाज के लिए जिनका इलाज संभव नहीं है अभी, ठीक है। तो बीमारियों के इलाज के लिए, इसके लिए इनका पैसा जाने वाला है, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के ये फाउंडर हैं, ये तो आपको पता ही है। इनकी टोटल संपत्ति कितनी है अभी? अभी है लगभग $168 बिलियन। जीरो लगाते रह जाओगे तुम, शाम हो जाएगी सुबह से। हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ प्रारंभ करेगी? तो ये श्रीनगर में, ठीक है। श्रीनगर में प्रारंभ होने वाला, श्रीनगर मतलब जम्मू एंड कश्मीर। पहले और कहाँ कहाँ है, और कहाँ कहाँ थे? पहले थे, देखो पटना में है, पटना हो गया, गुवाहाटी हो गया, गुवाहाटी हो गया, गुवाहाटी, और कहाँ? और कोच्चि में हो गया, कोच्चि हो गया, बनारस हो गया, कोच्चि बनारस, और एक जगह और है यार, भुवनेश्वर, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो भुवनेश्वर, तो इतना ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, सैल्यूट। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। काफ़ी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए, आपका सारा कंटेंट करेक्ट करके एक जगह लाना। चलिए, ओके। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरी